गुड इवनिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा चल रही है और ये पेपर बहुत अच्छा अंकदायी पेपर है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में बताया था, आपको केवल नई चीज़ों को अपने उत्तरों में समावेशित करना है। तो अब से पहले हमने आपको न्याय शब्द की व्याख्या की थी बड़े वीडियोस में भी और आज छोटे में भी, और समानता की भी चर्चा आपके साथ की है। अब समानता पर एक तो कि मौलिक संविधान में समानता का क्या आशय है, समानता का आदर्श का क्या मतलब था। दूसरा कि वर्तमान समय में समानता प्रेरित करने वाली कौन सी नीतियां सरकार चला रही है। और तीसरी बात इसमें जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि किस प्रकार के और हमें परिवर्तन करने चाहिए समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए। ठीक, इससे पहले की वीडियोस में हमने थोड़ा सा रेफरेंस आपको वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक, तो उसका रेफरेंस दोबारा नहीं दे रहा हूँ। बस यहाँ पे यह है कि मौलिक संविधान में समानता को एक सबसे बड़ा आदर्श माना गया है। स्वतंत्रता के बाद समानता और समानता की जो संकल्पना है वो बहुआयामी है। ठीक, 4 प्रकार की समानता की हम बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड इसकी 4 प्रकार की समानता मानी जाती है। पहला है कि विधिक समानता। विधिक समानता की व्याख्या मैंने पहले की वीडियोस में भी की है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य नागरिक है, या कोई हाई एंड माइटी है, नोबडी इज अबव द लॉ। ठीक, नोबडी इज अबव द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन इक्वालिटी अपने आप में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी आदर्श पूर्णता में प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हाथी भी उसी लाइन में खड़ा हो जाए और चींटी भी उसी लाइन में खड़ी हो। ठीक, तो चूंकि प्रकृति ने एक विविधता को जन्म दिया है, प्रकृति विविधता पोषित करती है। ठीक है, फूलों में भी कई प्रकार की आपने देखे रंग गुण वो, ठीक, हर चीज में प्रकृति क्या करती है, विविधता को पोषित करती है। प्रकृति समानता को पोषित नहीं करती। इसलिए पूर्ण समानता को प्राप्त करना अव्यावहारिक, यूटोपियन है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है इक्वालिटी की, उसी पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। आप जानते हैं कि जब हम भारत स्वतंत्र हो रहा था तो भारत के आगे अर्थव्यवस्था का एक आदर्श मार्क्सवाद भी था। ठीक, मार्क्सवाद पूर्ण समानता में विश्वास करता है और समानता मूलक समाज स्थापित करने के लिए वर्ग संघर्ष को अपरिहार्य मानता है। लेकिन हमारी जो समानता की अवधारणा है, क्योंकि गांधी जी ने इसको आपके हमारे नेहरू जी तो कुछ न कुछ हद तक रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे और मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित भी थे। और आप जानते हैं कि हमने जो 1938 में प्लानिंग बोर्ड स्थापित किया था, कहीं ना कहीं वो रूसी क्रांति से और रूसी विचारों से, मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित था। लेकिन गांधी जी का मार्क्सवाद में विशेष रुचि नहीं थी, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि यूटोपिया, ये जो समानता का कंसेप्ट है मार्क्सवाद का, ये एक प्रकार का यूटोपिया है। यूटोपिया मीन्स द आइडिया विच कांट बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। तो इसको यूटोपिया इसलिए कहा था। अब दूसरा कि समानता, मैंने आपसे कहा कि भाई अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता। कोई लड़का 18 घंटे मेहनत कर रहा है, उसको भी हम 10 मार्क्स दें, और जो सो रहा है, ठीक है, फोन देख रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, उसको भी हम 10 मार्क्स दें? नहीं। ठीक, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो बराबर दे सबको, नहीं। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, कि चाहे कानूनी संदर्भ में इसको समझ लीजिए, चाहे आप और संदर्भ में समझ लीजिए। ठीक, अगर लेबर भी है, भाई किसी लेबर ने आपका हमें अगर जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, दिन भर में अगर एक ने 3 जीन्स बना के दी और एक ने एक ही जीन्स बनाई,
तो एक उस तीनों दोनों को हम बराबर भुगतान नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे उनका काम उस हिसाब से। तो इसी तरह कानून की जो समानता की संकल्प सरकारी तंत्र में तो कोई पूछता नहीं है कि आपने कितना काम किया, सैलरी सबका एक ही पे स्केल होता है, लेकिन वो अदक्षता को बढ़ावा देती है। जब हम इंसेंटिव्स को आउटकम से जोड़ते हैं तो हम ज़्यादा समतामूलक समाज का सृजन कर पाते हैं, ठीक। तो अगर विधिक समानता की बात करते हैं तो विधिक समानता में यह है कि इक्वल सर्विस ट्रीटेड इक्वली। अगर इसकी किसी एक अपराध में दो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, एक 20 साल से बड़ा है और एक 20 साल से छोटा, 12, 13, 14 साल का, तो जो 12, 13, 14 साल का बच्चा है उसका वो भी उस अपराध में शामिल है। अभी जैसे कि रोड रेस के बहुत सारे मामले आते हैं, ठीक है, कि भाई अभी दिल्ली में भी एक महिंद्रा गाड़ी ने एक लड़के को रौंद दिया, 20-21 साल का था और वो जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग था। तो अगर एक्सीडेंट नाबालिग ने किया है तो उसको हम भेजते हैं बाल न्यायालय, और अगर बड़े ने एक्सीडेंट किया तो उसको भेजते हैं तिहाड़ जेल। तो कि बच्चों को बच्चों के साथ और बड़ों को बड़ों के साथ, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इन द आइज ऑफ द लॉ ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे कानून का सही ढंग से हम अनुपालन कर सकते हैं। फिर रही आपकी कि भाई सामाजिक समानता क्या है, तो सामाजिक समानता सामाजिक स्थिति व अवसर की समानता को हम कहते हैं, और किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार न होना, ठीक है। सोसाइटी में कोई भी छोटे बड़े का भेदभाव ना होना, छोटे बड़े की लड़ाई ना होना, ठीक है। अभी जैसे कि हमने अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाया, ठीक, या बहुत सारे लाए हैं। तो असमानता, अच्छा, इसमें जो रिसेंट हैपनिंग है वो है भाई यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको लेकर को भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो यूजीसी की इक्वालिटी रेगुलेशंस थे उनमें सामान्य वर्ग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो इसके आधार पर फिर सामान्य वर्ग के लोगों ने या लड़कों ने उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी कि भाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, स्टे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य पिछड़े वर्ग को ही हम ये नहीं कहते कि उसके विरुद्ध भेदभाव होगा तो उसी में उठाया जाएगा, नहीं, भेदभाव किसी के साथ भी हो। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का वो विधि के शासन का संरक्षक है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उन रेगुलेशंस पर रोक लगा दी क्योंकि वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन था, ठीक है। तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है, इसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हुई हैं। और विधिक हो गया, आर्थिक सामाजिक हो गया, आर्थिक और राजनीतिक भी हमने सारी वीडियोस में आपको बताया है कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू ये राजनीतिक है। सार्वभौमिक मताधिकार, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनको वो हमारा उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये तो अनपढ़ है, 18% लिटरेसी है, अपने कैंडिडेट्स कहते हैं, इन्होंने संसदीय लोकतंत्र चुन लिया, ये जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमने अपने लोकतंत्र में एक नई परंपरा शुरू की थी कि सैम्बल्स दे करके हमने, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया। तो ये चारों कंसेप्ट हैं समानता की। इससे जुड़े हुए जो सोशल इक्वालिटी है इसके लिए सरकार बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है, ठीक। और इसकी कई योजनाएं हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और वो आपको लिखनी है। इसमें मुझे 2 योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण लगती है। एक तो खैर प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना है, इसका भी उल्लेख करना है। दूसरा प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप है, और एक जो है स्माइल योजना है और दूसरी नमस्ते योजना है। स्माइल योजना का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये ऐसे लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं, ट्रेन के स्टेशनों में पड़े रहते हैं, ठीक है, सड़क के किनारों में पड़े रहते हैं, बिल्कुल कोई भीख मांगने वाले जो हो गए, ठीक है, विकलांग जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हो गए, ठीक है, मजदूर हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनके लिए सरकार स्माइल योजना लाई और बहुत अच्छी योजना है सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरा नमस्ते क्या है कि हमारा समाज का एक वर्ग शताब्दियों से मैला ढोने के काम में लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो सुलभ शौचालय वाले थे बिंदुनेश पाठक जी, उन्होंने जो उनका जो प्रयास था कि हमें मैला ढोने की मैनुअली जो स्पेंजर्स जो प्रथा थी कि मैला ढोने की, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो ये योजना नमस्ते योजना कुछ वैसी ही है। इसका फुल फॉर्म है
नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन कि अब हम जो कुछ भी बचा हुआ, जैसे कि कई बार हमने न्यूज़ में देखा, आप भी देखते होंगे कि कई बार सफाई कर्मचारी उसमें सीवर में फंस जाते हैं और गैस के कारण, जहरीली गैस के कारण उनका दम घुट जाता है। तो वो जो सीवर लाइन वगैरह की सफाई है उसको उन्नत मशीनों से करें और वो उस काम में लगे हुए लोगों का हम पुनर्वास करें, इसके लिए ये योजना है। तो संविधान में क्या लिखा गया वो एक बात है, लेकिन संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये दूसरी बात है। और ये प्रैक्टिस ज़्यादा है, थ्योरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रैक्टिस। तो अपने उत्तर में आप व्यावहारिक उदाहरणों के साथ बात को समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।